Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today we are going to discuss the conditions for seed germination. So let's move to the board. So conditions for seed germination. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर सीड जर्मिनेशन को डिटेल से डिस्कस किया था और उसमें टाइप्स को भी डिस्कस किया, उसके एग्जांपल्स को भी डिस्कस किया। आज हम इसको जो कंडीशंस हैं सीड जर्मिनेशन के लिए उसके ऊपर बात करेंगे। तो सीड जर्मिनेशन के लिए जो कंडीशंस हैं ये दोनों ही चाहिए। मीन्स that plants need both internal conditions and external conditions for proper seed germination. और डियर स्टूडेंट्स, इंटरनल कंडीशंस और एक्सटर्नल कंडीशन अभी हम इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। दोनों का होना एट अ टाइम ज़रूरी है, बिकॉज कि इससे पहले हमने बात की थी कि जो सीड होते हैं जैसे वो बनते हैं दे बिकम डॉर्मेंट, वो डॉर्मेंसी में चले जाते हैं और डॉर्मेंसी के दौरान दे बिकम इनएक्टिव, इनर्ट हो जाते हैं। जस्ट उनके अंदर सिर्फ इतना प्रोसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेस चलेगा कि उसके अंदर मौजूद एम्ब्रियो को ज़िंदा रखा जा सके। लेट्स सपोज कि जैसे कि जो वीट के जो सीड्स होते हैं जिनको हम कर्नल्स भी कहते हैं या वीट ग्रेन्स कहते हैं, जो इस साल बने हैं उन्होंने अब नेक्स्ट सीज़न में जाकर इनको सो किया जाएगा और ये वहाँ से दोबारा से प्लांट जो है वो ग्रो करेगा, जर्मिनेट करेगा। तो तब तक उसको उस ड्यूरेशन के लिए वो 6 से 8 महीने या 10 महीने तक जो उसको एक्टिव रखना है, उसको ज़िंदा रखना है उसके एम्ब्रियो को। दैट इज़ द पर्पस ऑफ द सीड, जो कि सीड उसके अंदर उस एम्ब्रियो को ज़िंदा रखने के लिए उसके अंदर मौजूद जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको इस्तेमाल करता रहता है, थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करता रहेगा कि जस्ट एम्ब्रियो जो है वो अपनी हालत में ज़िंदा रहे। सो डिस्कस करते हैं अभी व्हाट आर द इंटरनल कंडीशंस। सो डियर स्टूडेंट्स, इंटरनल कंडीशंस बेसिकली दो हैं जो कि सीड की जर्मिनेशन के लिए चाहिए। नंबर 1, लाइव एम्ब्रियो। तो सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस तो उसी की है कि एम्ब्रियो का जिंदा होना ज़रूरी है। अगर एम्ब्रियो डेड हो चुका है किसी भी वजह से ड्यू टू हीट इफेक्ट, यानी कि जैसे कि उसमें एक्सेस ऑफ हीट में उसको रखा गया सीड को, या उसको जो दूसरी एक्सट्रीम पर रखा गया, बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर पर रखा गया, तो ऐसी कंडीशन में एम्ब्रियो ज़िंदा नहीं रहता है। तो अगर एम्ब्रियो ही ज़िंदा नहीं है तो सीड कभी भी जर्मिनेट नहीं करेगा, जब जितना मर्जी आप उसको एक्सटर्नल कंडीशंस प्रोवाइड कर दें या इंटरनल कंडीशंस और इसके अलावा भी जो है उसके अंदर मौजूद हों। जब तक एम्ब्रियो लाइफ नहीं है तब तक सीड कभी भी जर्मिनेट नहीं करेगा, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी यही डिस्कस किया था एंजियोस्पर्म्स के लाइफ साइकिल में कि एम्ब्रियो से आगे बनना है स्पोरोफाइट ने, प्लांट की जो स्पोरोफाइट है वो बनेगी। तो एम्ब्रियो का लाइव होना ज़रूरी है, मीन्स कि उसका ज़िंदा होना सीड के अंदर ज़रूरी होता है। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने सेफेस्ट मेथड बनाया
जो एंजियोस्पर्मिक और जिम्नोस्पर्मिक जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर, जिनको सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स कहा जाता है, इनके अंदर ख़ास तौर पर बड़ा प्रोटेक्टेड वे के अंदर मैकेनिज्म बनाया कि ये अपने एम्ब्रियो को ज़िंदा रख सकें काफ़ी लंबे अरसे तक। और डियर स्टूडेंट्स, ये थोड़ी सी अपने लेफ्ट साइड पे करें, ऊपर से टाइट ओके। और दूसरा मुझे बता दें कहाँ तक आपको बताना है, 18 20 14 ठीक है ओके, यहाँ से लिखने चाहिए। So live embryo is the prime importance and the prime factor internal condition for the germination of seed. Second thing, dear students, that is the second internal condition, that is the stored food. अब एम्ब्रियो को अगर जिंदा रखना है तो उसको खुराक भी चाहिए, मतलब उसको एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से हासिल होगी? वो सीड के अंदर जो स्टोर्ड फूड है वहाँ से हासिल की जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, वहाँ से जो स्टोर्ड फूड है वो कहाँ से आएगा, उसके लिए हम डिस्कस करते हैं। लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, लेकिन अभी थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे उसकी। हमने बात की थी कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन की चेंजेस बता रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो उसके बाद जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एंडोस्पर्म टिश्यू। और डियर स्टूडेंट्स, एंडोस्पर्म टिश्यू, इट इज थॉट इन स्पेशली इन द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स दैट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये बनवाएगा और इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स मौजूद होंगे। इट कंटेन्स द न्यूट्रिएंट्स like it consists of oils, means the unsaturated fatty acids, और इसके अलावा इट कंटेन्स स्टार्च। और डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि स्टार्च जो है इट इज़ अ पॉलीसेकेराइड। ये शुगर है, शुगर की मुख्तलिफ क्लासेस होती हैं, मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स एंड द पॉलीसेकेराइड्स। इट इज़ अ पॉलीसेकेराइड and it is made up of repeating units of, it contains repeating units of glucose. स्टार्च का जब ब्रेकडाउन होगा तो उससे प्रोड्यूस होगी माल्टोस, और माल्टोस का जब ब्रेकडाउन होगा तो उससे प्रोड्यूस होगी ग्लूकोज, और फिर ग्लूकोज जो है ये ऑक्सीडाइज करवाई जाएगी और इससे प्रोड्यूस करवाई जाएगी एटीपी, और वो एटीपी इस्तेमाल होगी इस एम्ब्रियो को ज़िंदा रखने के लिए। इसके अलावा इट ऑल्सो कंटेन्स सम प्रोटीन्स। और डियर स्टूडेंट्स, जो फूड कंटेंट है, जो स्टोर्ड फूड है, ये सीड टू सीड यानी कि प्लांट्स टू प्लांट वेरी करेगा। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर उनके सीड्स के अंदर प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है, कुछ के अंदर जो ऑयल्स हैं ऑयल कंटेंट ज़्यादा होता है, यानी लिपिड रिच सीड्स। जैसे कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल आपको बता देता हूँ, जैसे जो ऑयल्स हैं यानी कि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, दे आर प्रेजेंट इन सोयाबीन सीड्स, कैस्टर सीड्स जिससे कैस्टर ऑयल निकलवाया जाता है। इसी तरह से सनफ्लावर सीड्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर ऑयल कंटेंट यानी कि लिपिड कंटेंट ज़्यादा होता है। इस तरह से जो प्रोटीन्स हैं ये आमतौर पर ज़्यादातर पाई जाती हैं इन द पी प्लांट। ठीक है, जो पी प्लांट है उसके अंदर प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा है। इस तरह स्टार्च आमतौर पर जो नॉर्मली अगर हम जनरल कैटेगराइजेशन करें सीड्स की, तो ज़्यादातर सीड्स होते हैं उनके अंदर जो स्टोर्ड फूड होता है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और याद रखिएगा इसमें कि स्टार्च के साथ क्या होने वाला है, जब ये स्टार्च मेटाबोलाइज होगा तो इससे प्रोड्यूस होगी माल्टोस, और यहाँ पर एंजाइम एक्ट करेगा
maltase, then it will be converted into editor, please cut this. So starch will be converted into maltose by the help of enzyme amylase, and then on maltose, the enzyme will act maltase, and it will be converted into glucose, because कि जो starch है, it is a polymer of, it is made up of repeating units of glucose. तो अल्टीमेटली ग्लूकोज से मिल जाएगा. तो ये कुछ स्टोर्ड फूड होता है मुख्तलिफ तरह के सीड्स के अंदर, जो कि उसको एम्ब्रियो को ज़िंदा रखने के लिए चाहिए होता है, और जब तक आप उस सीड्स को सो नहीं कर देते, बो नहीं देते, तब तक इसको ज़िंदा रखना स्टोर्ड फूड का काम होता है, जो कि आम तौर पर एंडोस्पर्म टिश्यू में मौजूद होता है. और कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि इट इज़ स्टोर्ड इन द कोटिलेडन्स एज वेल. तो बाज़ औक़ात ये कुछ प्लांट्स के सीड्स होते हैं, उनके कोटिलेडन्स में भी स्टोर हो जाता है. कोटिलेडन्स बताया था आपको कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उनमें ऑन द प्रेजेंस ऑफ द नंबर ऑफ कोटिलेडन्स, दो तरह के प्लांट्स थे, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स. तो ये उसी की बात हो रही है जिसको हम कहते हैं जहाँ से बनेंगे एम्ब्रियोनिक लीव्स. द फर्स्ट लीव्स जहाँ से इमर्ज होते हैं, ये वो स्ट्रक्चर है कोटिलेडन्स, जिसके बिहाफ के ऊपर हमने बात की थी एपीजियल और हाइपोजियल जर्मिनेशन के एतबार से. तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो कुछ इंटरनल कंडीशंस थी. नाउ लेट्स मूव टू द एक्सटर्नल कंडीशंस. एक्सटर्नल कंडीशंस कौन कौन सी चाहिए फॉर प्रॉपर सीड जर्मिनेशन? तो उसमें द फर्स्ट इंपॉर्टेंट, सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस वाली जो एक्सटर्नल कंडीशन है, दैट इज वाटर. हमने सीड जर्मिनेशन में लास्ट लेक्चर में ये बात डिस्कस भी की थी कि जब तक जो सीड है वो वाटर को इम्बाइब नहीं करता, एब्जॉर्ब नहीं करता, तब तक जो उसके अंदर जो सीड कोट है वो रप्चर नहीं होगा. तो सीड कोट रप्चर ना हुआ तो आगे जर्मिनेशन का प्रोसेस कंटिन्यू सही तरह से नहीं कर पाएगा. सो डियर स्टूडेंट्स, in most seeds of plants, the water content is very low, बहुत कम होता है. आमतौर पर according to a research, it is approximately 6 to 15%. जो सीड्स होते हैं उनके अंदर इतने परसेंट जो वाटर मौजूद होता है, मतलब कि उनका वाटर कंटेंट लो होता है. सो द सीड्स आर अनएबल टू जर्मिनेट ड्यू टू दिस लो वाटर कंटेंट. The seed germination, the seed germination starts when the seed coat and other tissues, means the embryo and the cotyledons, imbibe. ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने वर्ड इस्तेमाल किया था, imbibe. imbibe का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्ब वाटर. तो जैसे ही वाटर imbibe करना शुरू करते हैं, उनका जो साइज है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है सीड का, और उसके जो पार्ट्स हैं वो सॉफ्ट होना, ना सिर्फ सॉफ्ट होना शुरू हो जाते हैं, बल्कि जो सीड कोट है वो सॉफ्ट होने के बाद वो रप्चर होना भी शुरू हो जाता है. नाउ इट इज़ ईजी फॉर द सीड टू जर्मिनेट. और स्टूडेंट्स, वाटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. वाटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड
फॉर द डाइजेशन ऑफ स्टोर्ड फूड। तो जो स्टोर्ड फूड है उसकी डाइजेशन के लिए भी जरूरी है। बिकॉज माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्च इज कन्वर्टेड टू माल्टोज, ये एंजाइमेटिक रिएक्शन है। माल्टोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, ये भी एंजाइमेटिक रिएक्शन है। और उसके बाद जो होनी है सेलुलर रेस्पिरेशन, तो वो भी टोटल एंजाइमेटिक रिएक्शन है। तो एंजाइम्स आपने पढ़ा था प्रीवियस ग्रेड के अंदर कि एंजाइम्स हमेशा एक्वस एनवायरनमेंट के अंदर सही तरह से काम करते हैं। तो सीड के अंदर जब तक वो वाटर कंटेंट पूरा नहीं होगा, एक सूटेबल एप्रोप्रिएट लेवल नहीं होगा, तब तक ये जो स्टोर्ड फूड होता है इसकी डाइजेशन का प्रोसेस सही तरह से कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। और अगर डाइजेशन सही तरह से ना हुई तो जो एम्ब्रियो है उसकी जो मज़ीद आगे जो डिविजन्स हैं, माइटोटिक डिविजन्स, वो रुक जाएंगी। बिकॉज सेल डिवीजन एक एक्टिव प्रोसेस है, इट नीड्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, वाटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। हमने कल देखा था इसके प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि जो जब सीड जर्मिनेट करता है तो उसमें एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल बनती है, और उसमें एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल की इलोंगेशन के बिहाफ के ऊपर दो तरह की सीड जर्मिनेशन हमने पढ़ी थी। तो डियर स्टूडेंट्स, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल की इलोंगेशन के लिए भी चाहिए वाटर। सो वाटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड for the elongation of for the elongation of epicotyle। और डियर स्टूडेंट्स, एपिकोटाइल क्या था, साथ ही आपको रिवाइज करवा दूं। द एम्ब्रियोनिक स्टेम प्रेजेंट above the attachment point of cotyledons। जहां पर cotyledons अटैच होते हैं उसके ऊपर जो एम्ब्रियोनिक स्टेम होती है उसे एपिकोटाइल कहते हैं। ऑफ एपिकोटाइल एंड द हाइपोकोटाइल। और इसी तरह से हाइपोकोटाइल को भी डिफाइन कर लेते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल। सो इट इज द एम्ब्रियोनिक स्टेम प्रेजेंट below the point of attachment of cotyledons। So that is the hypocotyl। तो इन दोनों की इलोंगेशन के लिए चाहिए, और जब ये इलोंगेट होंगी डियर स्टूडेंट्स, तो तभी जाकर वो एपीजियल और हाइपोजियल जर्मिनेशन का प्रोसेस जो है वो आगे फॉरवर्ड होगा। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन बताता चलूँ, जैसे कि मैंने बताया कि जो सीड्स के अंदर आम तौर पर वाटर कंटेंट होता है 6 to 15%, और नॉर्मली दे रिक्वायर्ड 65 to 95% वाटर कंटेंट। इनको 65 से 95% वाटर कंटेंट चाहिए होता है। और डियर स्टूडेंट्स, ये भी याद रखिएगा कि जब वाटर इम्बाइब करते हैं सीड्स, the size of some seeds is increased up to 200 times। कुछ सीड्स के अंदर जब सीड जर्मिनेशन के दौरान वाटर इम्बाइब करते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं सीड कोट्स के अंदर, तो सीड का जो साइज है वो 200 गुना तक इंक्रीज हो सकता है कुछ प्लांट्स के अंदर। क्लियर? सेकंड जो एक्सटर्नल कंडीशन है दैट इज ऑक्सीजन। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि ऑक्सीजन जो है वो क्यों ज़रूरी है। वो वाटर इम्बाइब हुआ, वो सारा अंदर से प्रोसेस स्टार्ट हुआ, सीड को रप्चर हुआ, सीड ने जर्मिनेट करना शुरू किया, तो अब वो फौरी तौर पर क्या करेगा कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि डियर स्टूडेंट्स के कहाँ से ऑक्सीजन आएगी। सो द ऑक्सीजन, क्योंकि हमने सीड को कहाँ पर सो किया है, सॉइल के अंदर, तो जो सॉइल के अंदर मौजूद ऑक्सीजन है
वो एब्जॉर्ब करेगा सीड और इसको इस्तेमाल करेगा फॉर रेस्पिरेशन. सो द ऑक्सीजन प्रेजेंट in the soil is used for the respiration process in the cells of embryo. क्योंकि रेस्पिरेशन होगी, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे और उससे फिर एनर्जी मिलेगी और वो एनर्जी इस्तेमाल होगी मजीद माइटोटिक डिविजन्स के लिए. क्लियर? और थर्ड जो एक्सटर्नल कंडीशन है जो कि ज़रूरी है फॉर द सीड जर्मिनेशन, दैट इज टेम्परेचर. दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट external condition for seed germination. So dear students, temperature requirements. The temperature requirement for seed germination vary or differ greatly among various seeds. मीन्स कि मुख्तलिफ प्लांट्स के जो सीड्स हैं उनके लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट बहुत डिफरेंट है. मतलब किसी को थोड़ा सा लो टेम्परेचर चाहिए, किसी को थोड़ा सा वार्म टेम्परेचर चाहिए, किसी को थोड़ा सा उससे ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए. मतलब कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि इतना ही टेम्परेचर होगा तो तभी तमाम सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट करेंगे. तो ये जो इसकी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम सीड्स के अंदर ये वेरिएबल है. लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने वाली है, दैट इज़ द ऑप्टिमम टेम्परेचर for seed germination is between 25 degrees Celsius to 30 degrees Celsius. जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये टेम्परेचर आपने याद रखना है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी. ऑप्टिमम टेम्परेचर किसे कहते हैं? द बेस्ट सूटेबल टेम्परेचर जिसपे के जो सीड्स हैं वो बड़ी आसानी के साथ बहुत अच्छे तरीके से जर्मिनेट कर जाएं, वो टेम्परेचर कहलाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर, जिसमें उनको किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो जर्मिनेशन के लिए. सो दैट इज़ कॉल्ड एज ऑप्टिमम टेम्परेचर. और मोस्टली जितने भी सीड्स होते हैं उनके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है फॉर देयर जर्मिनेशन इज़ 25 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस. और डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 45 डिग्री सेल्सियस, ये दो टेम्परेचर एक्सट्रीम्स बता रहा हूँ. 0 डिग्री सेल्सियस और उससे नीचे, और उधर से 45 डिग्री सेल्सियस और उससे अबव, द सीड जर्मिनेशन stops. The seed germination stops. इस टेम्परेचर पे सीड जर्मिनेशन नहीं हो सकती. मतलब कि 0 और उससे नीचे, ये 0 के ऊपर तो वाटर फ्रीज हो जाता है. तो वाटर तो इनको चाहिए मज़ीद जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं उनके लिए. तो अगर वाटर फ्रीज हो गया तो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो होते हैं वो रुक जाएंगे और सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा. इसी तरह से हाई टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस या इससे भी अबव जब टेम्परेचर होगा अगर सॉइल का, जैसे शदीद गर्मी के मौसम में, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप उसको सो करवाने की कोशिश करेंगे और उससे जर्मिनेट करवाने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा. बिकॉज के सीड जर्मिनेशन के लिए चाहिए एंजाइम्स, यानी उसके जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसके लिए चाहिए एंजाइम्स. और डिस्टेंट्स एंजाइम्स दे आर प्रोटीन्स. और हाई टेम्परेचर के ऊपर प्रोटीन्स क्या होती हैं? दे स्टार्ट डीनेचरिंग, वो डीनेचर होना शुरू हो जाएंगी. तो जब एंजाइम ही सही तरह से काम नहीं कर पाएंगे, डीनेचर होना शुरू हो जाएंगे, तो सीड जर्मिनेशन का जो प्रोसेस है वो हाल्ट होगा, वो उसके अंदर
जो है वो इंटरफेरेंस आएगी तो सीड्स जर्मिनेशन से प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स एक फोर्थ फैक्टर भी है, दैट इज लाइट। और डियर स्टूडेंट्स लाइट भी वेरिएबल है। कुछ सीड्स के अंदर जो लाइट है वो फेवर करती है सीड जर्मिनेशन को, और कुछ सीड्स के अंदर ये उनकी जर्मिनेशन को रिटार्ड कर देगी, मतलब कि रोक देगी। सो लाइट फेवर्स सम सीड्स फॉर जर्मिनेशन एंड रिटार्ड का मतलब होता है कम कर देना, रोक देना, ठीक है। टू इनहिबिट, टू लेसन और इनहिबिट। रिटार्ड का मतलब बता रहा हूं, द सीड जर्मिनेशन तो फिर ऐसे सीड्स जो लाइट की मौजूदगी में उनकी ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है, यानी सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता। सो देन दीज सीड्स आर प्लेस्ड इन डार्क। उनको फिर अंधेरे में रखा जाता है, क्योंकि उनको जो लाइट है वो सूटेबल नहीं है, उनके नॉर्मल प्रोसेस को ये जो है वो रिटार्ड कर रही है सीड जर्मिनेशन के प्रोसेस को, तो फिर इनको डार्क में रखेंगे तो ये सही तरह से ग्रो कर जाएंगे। और कुछ सीड्स ऐसे हैं जो कि लाइट की मौजूदगी में सही तरह से जर्मिनेट कर पाएंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, वो बताता चलता हूँ, दैट इज पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी, important short question. So dear students, parthenocarpy, it is the process of formation of fruit without fertilization. मीन्स डिस्टेंस फ्रूट कहाँ से बनना है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फ्रूट बनता है ओवरी से, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम ओवरी। और अगर बगैर फर्टिलाइजेशन के ओवरी से फ्रूट बन जाए, विदाउट फर्टिलाइजेशन, ovaries it is converted into, if ovary is converted into fruit, this process is called as parthenocarpy, and it is important in producing seedless plant and the seedless fruits। जो seedless बगैर बीज के जो फ्रूट होते हैं उनके लिए ये वाला अमल किया जाता है, जैसे कि बनाना, जैसे कि सीडलेस ग्रेप्स आजकल मार्केट में हैं, इसी तरह से सीडलेस डेट्स इवन के वो भी मौजूद हैं। तो जितने भी सीड के बगैर यानी बीज के बगैर जो फ्रूट्स हैं अगर बनवाने हों तो वो इस अमल के ज़रिए बनवाए जाते हैं, पार्थिनोकार्पी के ज़रिए। और डियर स्टूडेंट्स इसमें जो मैकेनिज्म होता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्विंस आपको बताता चलूँ कि बगैर फर्टिलाइजेशन के कैसे फ्रूट बन गया। तो इसमें आम तौर पर कुछ हार्मोन्स का रोल होता है। प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था, ऑक्सिन्स एक टाइप है हार्मोन्स की, इनका लेवल इंक्रीज होने से जो ओवरी है वो बगैर फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बना देती है। तो जब फर्टिलाइजेशन हुई नहीं तो ओव्यूल से सीड बनना था डियर स्टूडेंट्स, ओव्यूल से सीड बनना था। तो जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुई तो सीड नहीं बनेगा, लेकिन ऑक्सिन्स के हाई लेवल होने की वजह से जो फ्रूट है वो फॉर्मेशन हो जाएगी। सो दैट इज कॉल्ड एज पार्थिनोकार्पी। स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।